उस पहले सेकंड में ही इतना कुछ और हो गया कि भविष्य में ब्रह्मांड के शायद पूरे इतिहास में भी नहीं होगा, चाहे इसकी उम्र कितनी ही क्यों ना हो। यही उथल पुथल भरा पहला सेकंड परिभाषित करेगा हर चीज को, आपको भी। तो उस पहले सेकंड को समझना ही ब्रह्मांड को समझने की कुंजी है। जरा रात में आसमान पर हमारे ब्रह्मांड पर नजर डालकर देखिए। ये चमत्कार हमें हैरान और रोमांचित कर देता है। और जरा अपने आसपास की दुनिया पर भी नजर डालिए, जहां जीवन पनप रहा है, जिसमें प्राकृतिक चमत्कार है और हैं वो लोग जिन्हें हम प्यार करते हैं। ये सब हम जो कुछ भी देखते हैं, वो सभी एक चमत्कारी पल से मिला है, बिग बैंग। बिग बैंग सिर्फ मैटर की रचना वाला पल ही नहीं था, इस पल रचना हुई ब्रह्मांड की, जिसका अर्थ है स्पेस और काल की रचना। समय, स्पेस और बाकी तमाम चीजों की रचना करना खासी जबरदस्त तरकीब है। जाहिर है कि ऐसा हुआ है, लेकिन अभी तक भौतिकी ये पता नहीं लगा पाई कि आखिर ऐसा हुआ कैसे। हमें नहीं पता ये धमाका क्यों हुआ, हमें नहीं पता क्या टकराया था, हमें नहीं पता ये कैसे टकरा रहा है। बस हम इतना जानते हैं कि तमाम चीजें अचानक ही वजूद में आ गई। ये शुरुआत है पहले सेकंड की, जब समय खुद ही 0 पर सेट था। ये वो पल है जब हमें दिखाई देने वाली हर चीज, 100 अरब गैलेक्सी जिनमें से हर एक में 100 अरब तारे हैं, ये सारा मैटर एक ऐसे क्षेत्र में दबकर समाया हुआ था जो बहुत ही छोटा था। अपने इस पहले सेकंड में ही ब्रह्मांड इतना ज्यादा विकसित हो गया कि उसके बाद के 13 अरब 80 करोड़ साल में भी नहीं हो पाया। ब्रह्मांड का पहला सेकंड इसका अब तक का सबसे महत्वपूर्ण सेकंड था, और ये उस पहले सेकंड में ही इतने ज्यादा चरणों से गुजर गया है जितना ये आज तक नहीं गुजर पाया है। इतना कुछ इतनी जल्दी हो गया कि इसे समझने के लिए वैज्ञानिकों को समय का एकदम नया सिद्धांत चाहिए। इंसानों के लिए एक सेकंड बहुत ही छोटा समय है, पर जहां तक कि ब्रह्मांड का सवाल है, वहां इतने समय में बहुत कुछ हो सकता है। हम अपनी जिंदगी को घंटों, मिनटों और सेकंडों में नापते हैं, मगर ब्रह्मांड की रचना के टाइम स्केल पर यह गिनती बेकार है, क्योंकि बिग बैंग का फैलाव तो लगभग पलक झपकते ही हो गया था। हम ब्रह्मांड के प्रति अपनी समझ को एक सेकंड के पीछे ले जाकर एक सेकंड के 10वें हिस्से, सेकंड के 100वें हिस्से, सेकंड के 1000वें हिस्से, सेकंड के 10 लाखवें हिस्से, एक सेकंड के अरबवें हिस्से तक वहां ले आए हैं जहां फिजिक्स के आज हमें ज्ञात नियम टूटते हैं। इतना पीछे समय को शायद बहुत ज्यादा छोटे टुकड़ों में नापा जाता होगा, जिसे प्लैंक टाइम कहते हैं। पहले सेकंड में क्या कुछ हुआ होगा, इसे समझने का एक तरीका यह है कि प्लैंक टाइम की यूनिट में सोचा जाए। प्लैंक टाइम होता है 10⁻⁻43 सेकंड। एक सेकंड में 1 अरब 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 प्लैंक टाइम होता है। ब्रह्मांड के पूरे इतिहास में सिर्फ 1 अरब अरब सेकंड है। उस एक सेकंड से आज तक के ये पूरे इतिहास में मौजूद सेकंड से कहीं कम है। यानी प्लैंक टाइम से पहले सेकंड तक जितना समय था, एक सेकंड से लेकर आज तक उससे कहीं कम सेकंड मौजूद होंगे। अगर हम समय को इतने छोटे हिस्सों में बांट दें, तो फिर हम एक एक पल में ब्रह्मांड के जन्म की कल्पना कर सकते हैं। शुरुआत में स्पेस और समय शुद्ध ऊर्जा के बहुत ही छोटे अंश में सिमटे हुए थे। जब प्लैंक टाइम की घड़ी चलनी शुरू होती है, तो न जाने कैसे स्पेस और समय की ये गांठ खुल जाती है। बिग बैंग स्पेस में हुआ एक धमाका नहीं था, दरअसल ये तो स्पेस का एक धमाका था। जब हमारी कॉस्मिक घड़ी की सुइयां पहले प्लैंक टाइम तक पहुंची, तो पूरा स्पेस फैल गया।
ब्रह्मांड हर कहीं एक साथ उत्पन्न हो गया। कमाल की बात यह है कि ये इतना करीब हुआ जैसे हमारी नाक का ये छोर, लेकिन ये दूरी थी 5 अरब प्रकाश वर्ष। स्पेस का हर हिस्सा इस बिग बैंग में शामिल था। तो ये कोई गेंद जैसी चीज नहीं थी जिसके आप बाहर खड़े हो सकें। आप चाहे कहीं भी हो, आप होंगे बिग बैंग के अंदर ही। कुछ वैज्ञानिकों को लगता है कि रचना के इस पहले पल में ब्रह्मांड में हर चीज पर एक ताकत, एक जबरदस्त ताकत का नियंत्रण था। हम सोचते हैं कि मूल ब्रह्मांड एकदम परफेक्ट अवस्था में था, एक ऐसी एकजुट ताकत जो बिग बैंग की शुरुआत के समय मौजूद थी। जब पहला प्लैंक टाइम गुजर गया तो किसी चीज की वजह से ये जबरदस्त ताकत बढ़ गई। इससे परफेक्शन की ये अवस्था छिन्न भिन्न हो गई। जब ब्रह्मांड ठंडा हुआ तो ये अलग अलग शक्तियां जम गईं, यानी इनका व्यवहार अलग हो गया। मिसाल के लिए भाप को ले लीजिए। अगर मैं स्टीम को ठंडा करूं तो इससे एक तरल बन जाएगा। अगर इसे दोबारा ठंडा करूं तो ये एक ठोस चीज बन जाएगी। तो इसी तरह जब ब्रह्मांड ठंडा होने लगा तो अलग अलग शक्तियां एक दूसरे से अलग होने लगी। इस जबरदस्त शक्ति के अलग अलग होने से ब्रह्मांड को चलाने और साकार रूप देने वाली एक नई शक्ति उभरी। ये थी ग्रेविटी। ये मैटर की मदद से ग्रह, सितारे और गैलेक्सी बनाने वाली थी। अगर ग्रेविटी थोड़ी और ताकतवर होती तो शायद एक बिग बैंग पनपता, वो रुकता और फिर एक बड़े क्रंच में फौरन ही दोबारा से ढह जाता। ऐसे में जीवन असंभव होता। अगर ग्रेविटी थोड़ी कमजोर होती तो फिर ऐसा बिग बैंग पनपता जो चलता ही रहता और ब्रह्मांड जमकर दम तोड़ देता। लेकिन ग्रेविटी उस जबरदस्त ताकत से एकदम सही समय पर अलग हुई, जिससे गैलेक्सी, तारे और जीवन बने। तो हमारा ब्रह्मांड एक तरह से फाइन ट्यून्ड है। खुशकिस्मती से हमारे पास एक ऐसा ब्रह्मांड है जो धीरे धीरे फैलता है, जिससे डीएनए और जीवन की रचना संभव हो पाती है। ग्रेविटी हमारे ब्रह्मांड में एकदम सही शक्ति हो सकती है, लेकिन कॉस्मॉस को नियंत्रित करने वाला ये अकेला बल नहीं है। प्लैंक क्लॉक के 1 करोड़वें हिस्से में एक और बहुत हैरत अंगेज घटना की शुरुआत होने वाली थी। कॉस्मॉस के इतिहास में विकास की ये गति बहुत ही तेज होगी। ग्रेविटी ने कॉस्मॉस के भविष्य को आकार देना शुरू कर दिया है, लेकिन जब ब्रह्मांड फैलता है और तापमान गिरता है तो एक और बल का जन्म होता है। ये है स्ट्रॉन्ग फोर्स। बिना ताकतवर न्यूक्लियर फोर्स के एटम्स के न्यूक्लियाई खुद बिखर जाएंगे। 3 शक्तियां, ग्रेविटी, स्ट्रॉन्ग फोर्स और फ्रैक्चर्ड सुपर फोर्स ब्रह्मांड पर शासन करती है और ये अपनी अगली मंजिल की ओर बढ़ा जा रहा है। ये एक ऐसी घटना है जो आज कॉस्मॉस में मौजूद गैलेक्सीज के ब्लूप्रिंट को बनाती है। हमें लगता है कि ये घटना हुई थी क्योंकि ये बहुत समय से मौजूद एक रहस्य को उजागर करती है। हम ब्रह्मांड में जहां भी नजर डालते हैं, हमें अरबों गैलेक्सीज समान रूप से फैली नजर आती हैं। हर दिशा में इनकी संख्या एक सी ही है। एक समय ऐसा जरूर रहा होगा जब ब्रह्मांड के ये सभी हिस्से एक दूसरे से जुड़े हुए रहे होंगे। ये ऐसे ही है जैसे एक देश के अलग अलग हिस्सों में मौजूद 2 लोग एक ही समय पे सोकर उठे, एक सा ही नाश्ता करें, एक सी ही पोशाक पहने, जबकि वो एक दूसरे से बात भी ना कर रहे हो। उनके अतीत में कुछ ऐसा एक समान रहा हो जो उन्हें आपस में जोड़ता हो। इस समस्या का एक हल चाहिए था और सन 1979 में एलन बूथ नाम के एक युवा कॉस्मोलॉजिस्ट ने इसका एक समाधान सुझाया। उन्होंने इसे कहा इन्फ्लेशन। ये बहुत रोमांचक है। मुझे अचानक लगा कि ये ब्रह्मांड के एक बहुत ही महत्वपूर्ण रहस्य की कुंजी हो सकती है, लेकिन साथ ही मैं बहुत नर्वस भी था क्योंकि ये मामला एकदम नया था और मुझे पक्का पता नहीं था कि मेरी बात सही है या गलत। बूथ का कहना था कि नवजात ब्रह्मांड को जबरदस्त बढ़ोतरी के दौर से गुजरना पड़ा था।
कॉस्मिक इन्फ्लेशन ब्रह्मांड के बेहद पड़ा था। कॉस्मिक इन्फ्लेशन ब्रह्मांड के बेहद शुरुआती इतिहास में एक खास पल था जब इसके विस्तार की रफ्तार अचानक बढ़ गई। ये समय के सबसे छोटे पलों के लिए बहुत बड़ा होगा। बिग बैंग के सिर्फ 1 करोड़ प्लैंक टाइम के बाद स्पेस का एक बहुत छोटा सा हिस्सा तेजी से फैलने लगा। ये रफ्तार पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा तेज थी। ये इन्फ्लेशन इतना तीव्र था कि इसने अफरा तफरी को एक क्रम दिया और हमारे ब्रह्मांड के हिस्सों को स्पेस में समान रूप से फैला दिया और ब्रह्मांड में उनकी स्थिति को स्थायी बना दिया। जब ब्रह्मांड उन शुरुआती पलों में ठंडा हुआ तो इसका वॉल्यूम 10 to the 90th के फैक्टर से बढ़ा, और वो भी 1 सेकंड के 10 लाखवें अरबवें हिस्से में। ये ऐसे ही है जैसे रेत के एक कण का आकार बढ़कर सूर्य से भी बड़ा हो जाए और बढ़ने की रफ्तार रोशनी की गति से भी तेज हो। तो क्या हमने आइंस्टाइन के नियमों को तोड़ा है? क्योंकि प्रकाश की रफ्तार से तेज तो कुछ भी नहीं। बिग बैंग के बारे में एक छोटी सी बात यह है कि स्पेस इतना फैल सकता है कि 2 चीजें प्रकाश की गति से भी ज्यादा तेजी से एक दूसरे से दूर जाती हुई मालूम होती हैं, लेकिन वो चल नहीं रही होती। असल में उनके बीच का स्पेस बढ़ रहा होता है। कूद का ये अनोखा आइडिया, इन्फ्लेशनरी यूनिवर्स, हमारी समझ की सीमाओं को उस पहले सेकंड के सबसे शुरुआती पलों तक ले जा सकता है। लेकिन हम इसे टेस्ट कैसे करें? हम रचना के जन्म पर नजर कैसे डालें? जवाब मौजूद है गहरे अंतरिक्ष में। जब हम रात में आसमान को देखते हैं तो हम अतीत को देख रहे होते हैं। सूर्य की रोशनी उसकी सतह से रवाना होने के 8 मिनट बाद हम तक पहुंचती है। एक सुपरनोवा के एक स्टेलर विस्फोट की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में 1,67,000 साल लगे। तब सबसे पहले पृथ्वी पर इंसान नजर आया था। और जब हम और ज्यादा दूर दराज चीजों पर नजर डालते हैं तो समय का ये पहिया और पीछे की तरफ घूम जाता है। जब आप दूरी पर मौजूद गैलेक्सीज को देखते हैं जो 10, 12, 13 अरब प्रकाश वर्ष दूर हैं, तो वो हमें उस रूप में नजर आती हैं जब वो बनी ही थी। ये तो यूं है जैसे हमारे पास एक टाइम मशीन हो और हम ब्रह्मांड को तब देख रहे हों जब इसकी उम्र बहुत छोटी थी। हबल अल्ट्रा डीप फील्ड शुरुआती गैलेक्सीज से भरा है। तारों का जन्म हुआ ही है। लेकिन हबल टेलीस्कोप बस इतनी ही दूर तक देख सकता है। हम भला और कितना पीछे तक जा सकते हैं? क्या ब्रह्मांड के जन्म के और नजदीक? टीवी स्टैटिक में इसका एक सुराग छिपा है। स्क्रीन पर नजर आ रही इस झिलमिलाहट का 1% हिस्सा बिग बैंग की लाइट से आ रहा है। सन 1964 में एस्ट्रोनॉमर्स ऑर्नो पेंजियस और रॉबर्ट विल्सन अंतरिक्ष से आने वाले रेडियो सिग्नलों को सुन रहे थे, लेकिन हर दिशा में उन्हें पृष्ठभूमि में एक हमिंग सुनाई दे रही थी। इन दोनों को लगा कि रिसीवर पर से कबूतरों की बीटें हटा देने से यह हमिंग बंद हो जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसके बजाय ये हमिंग और ज्यादा बढ़ गई और कहा यह जाता है कि जब इन दोनों ने प्रिस्टन में एक भाषण दिया तो एक फिजिसिस्ट ने अपना हाथ उठाकर कहा, या तो आप कबूतरों की बीट के प्रभावों को सुन रहे हैं या ब्रह्मांड की रचना की आवाज। दरअसल पेंजियस और विल्सन का सामना हुआ था बिग बैंग से पैदा आग के एक विशाल गोले की बाद की चमक से। ब्रह्मांड फैलने के दौरान ठंडा हुआ कुछ 1 लाख साल बाद, जब चारों तरफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ही मौजूद थे। लेकिन कुछ समय बाद ब्रह्मांड इतना ठंडा हो गया कि पूरे ब्रह्मांड में जब एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अचानक एक साथ आए तो ब्रह्मांड पारदर्शी बन गया। किसी ऐसे विशाल कोहरे के बारे में सोचिए जो अचानक हट जाता है। कोहरा छटने से पहले आपको अपने सामने कुछ 1 मीटर तक ही नजर आता है, लेकिन अचानक फिर सब कुछ साफ हो जाता है। बिग बैंग के 3,80,000 साल के बाद ऐसा ही हुआ था। उस पल के बाद, बिग बैंग के 3,80,000 साल के बाद, ये प्रकाश बिना रुके अंतरिक्ष में सफर करता रहा है। वैज्ञानिक इसे कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड कहते हैं।
अगर आप अब तक की सबसे बड़ी कुछ प्रमुख वैज्ञानिक खोजों को लिखना शुरू करें तो उनमें से एक होगी डीएनए की खोज। इसके अलावा एक और खोज हो सकती है कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड का पता चलना। ये खोज वाकई इतनी ज्यादा बड़ी थी। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड की वजह से बिग बैंग के बाद सबसे पहले 3,80,000 साल पहले ब्रह्मांड रोशन हुआ था, लेकिन इस पर उससे काफी पहले के दौर की निशानियां नजर आती हैं, जब इन्फ्लेशन कॉस्मॉस का रूप बदल रहा था। अगर इन्फ्लेशन के राज कहीं मौजूद हैं, तो वो यहीं छिपे हैं। वैज्ञानिकों को इस सिलसिले में करीब से नजर डालनी होगी। मई सन 2009 यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने प्लैंक सैटेलाइट को लॉन्च किया। ये सूर्य का चक्कर लगाता है और नजर आने वाले पूरे ब्रह्मांड के तापमान की स्कैनिंग करता है। ये इतना संवेदनशील है कि कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड के 1 डिग्री के 10 लाखवें हिस्से तक के तापमान को नाप सकता है। इस नक्शे में नजर आने वाले नीले धब्बे ठंडी जगहें हैं। ये विकसित होते होते विशाल खाली जगहें बन जाएंगी। नक्शे में नजर आ रहे लाल धब्बे गर्म जगहें हैं और इनमें गैलेक्सीज के समूह बनेंगे। ये नक्शा इस बात का ब्लूप्रिंट है कि भविष्य में हमारा ब्रह्मांड किस तरह बनेगा और विकसित होगा। इस नक्शे पर नजर डालकर हम अतीत पर भी नजर डालते हैं और ब्रह्मांड की रचना की झलक भी पा सकते हैं। प्लैंक द्वारा नापे गए सूक्ष्म अंतर उन गैलेक्सीज को बनाते रहते हैं जिनसे हमारा ब्रह्मांड भरा है, और इन्फ्लेशन इनको सटीक ढंग से समझाता है। लेकिन वैज्ञानिकों को एक पुख्ता सबूत चाहिए, बिल्कुल साइंस फिक्शन जैसी कोई चीज, और ये हैं ग्रेविटेशनल वेव्स। एक टेस्ट ये है कि हम उन ग्रेविटी तरंगों को शायद देख सकें जो इन्फ्लेशन के आखिरी दौर में उत्पन्न हुई थी। ग्रेविटेशनल वेव्स स्पेस टाइम को खींचती और सिकोड़ती रहती हैं। ये अंतरिक्ष में किसी तालाब में फैलने वाली तरंगों की ही तरह सफर करती हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि इन्फ्लेशन की उथल पुथल से ही ये तरंगें पूरे कॉस्मॉस में फैलती रहती हैं। अगर हम उन्हें देख पाए तो पूरा रहस्य ही सुलझ जाएगा। वैज्ञानिकों को ये पता चल जाएगा कि इन्फ्लेशन सचमुच था। मार्च सन 2014 एलन गूथ ने जब इन्फ्लेशन को ढूंढा था, उसके 30 साल बाद दक्षिणी ध्रुव पर लगे एक टेलीस्कोप ने दुनिया को हिला कर रख दिया। आज वैज्ञानिकों ने ये घोषणा की है कि हमारे ब्रह्मांड के सबसे शुरुआती पलों में बिग बैंग के बाद जो कुछ हो रहा था उसे उन्होंने खोज लिया है। ये मेरे करियर का सबसे रोमांचक वैज्ञानिक परिणाम है। इन्फ्लेशन एक बेहद उथल पुथल भरी प्रक्रिया थी। ब्रह्मांड के सभी अलग अलग हिस्से फैल रहे थे। बेशक उनकी रफ्तार अलग थी, लेकिन ये रफ्तार प्रकाश की गति से तेज थी, और फैलाव के इस दर में मौजूद अंतर से ग्रेविटेशनल तरंगे पैदा हुई, और इन ग्रेविटेशनल तरंगों ने आसमान में एक खास पहचान पैदा की जिसे अब हम देख चुके हैं। मुझे खुशी है कि ये सब मेरे जीवन काल में हुआ है। इन्फ्लेशन के लिए ये आंकड़े एकदम सही हैं। हमें ये पता चल रहा है कि इन्फ्लेशन के सबसे सरल मॉडल भी हमारे अवलोकनों से बेहद खूबसूरत ढंग से मेल खा रहे हैं, और ये मेरे ख्याल से इस बात के ठोस सबूत मुहैया कराती है कि इन्फ्लेशन वाकई हुआ था। इन्फ्लेशन बताता है कि गैलेक्सीज क्यों इतने समान रूप से पूरे कॉस्मॉस में फैली हुई है। 1 सेकेंड के सबसे छोटे हिस्से में ये स्पेस के एक छोटे और समान अंश को नजर आने वाले पूरे ब्रह्मांड में परिवर्तित कर देता है। और इसके नतीजे हैरान करने वाले हैं। शायद इन्फ्लेशन की वजह से सिर्फ नजर आने वाला ब्रह्मांड ही विकसित नहीं हुआ था। कुछ वैज्ञानिकों का अब मानना है कि स्पेस के जो हिस्से इतनी दूर हैं कि जिनकी रोशनी हम तक कभी पहुंचेगी ही नहीं, वहां भी इन्फ्लेशन हुआ था और अब भी चल रहा है। इन्फ्लेशन की खास बात यह है कि ये एक बार शुरू हो जाए तो इसे रोकना मुश्किल होता है। इन्फ्लेशन हर जगह कभी नहीं रुकता, ये कहीं कहीं रुकता है, और ये जहां भी रुकता है वहां एक ब्रह्मांड की रचना कर देता है। इन्फ्लेशन तो जैसे हमेशा ही दूसरे ब्रह्मांडों की भी रचना करता ही रहता है। इन्फ्लेशन न सिर्फ हमारे बिग बैंग को पैदा करता है, बल्कि ये और भी कई सारे बिग बैंग बनाता है, जिससे ब्रह्मांडों का एक बड़ा सा समुदाय बनता है, एक मल्टीवर्स।
हमारा ब्रह्मांड एक मल्टीवर्स में ब्रह्मांडों के एक असीम संग्रह में से एक हो सकता है, हमारी कल्पना से भी कहीं ज्यादा बड़ा। और कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि न केवल अंतरिक्ष में अनेकों ब्रह्मांड मौजूद हैं, बल्कि उनके मुताबिक हर संभव ब्रह्मांड को मौजूद होना चाहिए। हो सकता है हमसे मिलते जुलते लोग, हमसे मिलता जुलता जीवन, हमसे मिलती जुलती दुनियाओं में गुजार रहे हों। ये नतीजा हैरान कर देने वाला हो सकता है। अब जबकि हमारे पास इन्फ्लेशन से जुड़ा इतना दमदार सबूत है, तो वक्त है कि हम मल्टीवर्स जैसे आइडिया को गंभीरता से लें। ये ब्रह्मांड एक सेकंड के एक खरबवें हिस्से जितना पुराना है। इसका तापमान है 1000 खरब डिग्री। ये नवजात ब्रह्मांड प्रकाश की गति से भी कहीं तेजी से इन्फ्लेट करता है। ये ऊर्जा की विशाल मात्रा स्पेस में झोंक देता है, लेकिन कॉस्मोस का आकार अब भी एक बेसबॉल के बराबर ही है। इन्फ्लेशन के मुताबिक बहुत थोड़े वक्त के लिए खाली स्पेस ऊर्जा से भर जाता है और पता चलता है कि ब्रह्मांड स्पेस में ऊर्जा को झोंकता जाता है ताकि हम जो कुछ देखते हैं वो बन सके। तो कुछ नहीं से बहुत कुछ बन जाता है और इस दौरान फिजिक्स के नियम भी नहीं टूटते। ये तो लगभग एक जादू है, लेकिन अहमियत इसी की है, लगभग। फिजिक्स के नियम इसकी इजाजत देते हैं। इन्फ्लेशन के खत्म होने पर अब तक की सबसे जबरदस्त चमक कॉस्मोस को रेडिएशन से भर देती है। ब्रह्मांड अपने पहले सेकंड के दौरान बहुत ज्यादा गर्म और सघन था। आप उसे ऊर्जा का एक गोला कह सकते हैं। आप ऐसी जगह खड़े नहीं होना चाहेंगे, आप फौरन भाप बनकर उड़ जाएंगे। इस वक्त सब कुछ प्रकाश की गति से चल रहा होता है। रेडिएशन से भरा ये ब्रह्मांड हमारे आज के ब्रह्मांड जैसा नहीं था। इसमें काफी मटेरियल भरा हुआ था। क्योंकि ये इतना गर्म था, इसलिए एटम नहीं थे, मैटर नहीं था। ब्रह्मांड में तो बस रेडिएशन ही रेडिएशन भरा पड़ा था। ब्रह्मांड के शुरुआती दौर में विशुद्ध ऊर्जा का बोलबाला था, तो फिर ये मैटर वाले ब्रह्मांड के रूप में कैसे बदल गया? इस सवाल के जवाब के लिए हमें आइंस्टाइन और एक मशहूर इक्वेशन E = mc² की ओर मुड़ना होगा। आइंस्टाइन से पहले लोग कहा करते थे मैटर मैटर है, एनर्जी एनर्जी है, और ये दोनों कभी नहीं मिल सकते। लेकिन इसी दौरान आइंस्टाइन ने कहा ऐसा नहीं है, ये दोनों चीजें एक ही हैं। आइंस्टाइन समझ गए थे कि मैटर सिर्फ कॉन्सेंट्रेटेड ऊर्जा है, और इस चीज ने ब्रह्मांड की हमारी समझ को बदल कर रख दिया, और इसी के कारण हम जबरदस्त तबाही कर पाए। एनर्जी E से बन सकता है M मैटर, और इससे उल्टा भी हो सकता है। एक छोटा चम्मच मैटर भी सैकड़ों हाइड्रोजन बमों की ताकत पैदा करने के लिए काफी होगा। एटम बम मैटर को ऊर्जा में बदल देते हैं, जबकि बिग बैंग में एनर्जी यानी ऊर्जा बदल कर बनने लगी मैटर। लेकिन ये मैटर उस दुनिया जैसा नहीं था जिसमें हम आज रहते हैं। तो ये आदिम मैटर दिखता कैसा था? ये लॉन्ग आइलैंड पर मौजूद ब्रुकहेवन नेशनल लेबोरेटरी है, और यही है रिलेटिविस्टिक हेवी आयन कोलाइडर या रिक। यहां ये लोग उस मैटर की रचना करते हैं जिसने बिग बैंग के 1 सेकंड के 10 लाखवें हिस्से के बाद शुरुआती ब्रह्मांड को भर दिया था। आप RHIS को एक टाइम मशीन कह सकते हैं। हम ऐसे हालात पैदा कर रहे हैं जो शुरुआती ब्रह्मांड में मौजूद थे, बिग बैंग के 1 माइक्रोसेकंड के बाद। रिक करीब 4 किलोमीटर लंबी गोल सुरंग में 1 सेकंड में 78,000 बार लगभग प्रकाश की गति से गोल्ड न्यूक्लियाई को फायर करता है। इसके बाद ये एक विशाल स्टार डिटेक्टर में इनकी टक्कर कराता है।
जरा आमने सामने से टकराती दो कारों के बारे में सोचिए और फिर जो मलबा उड़ता है उसका विश्लेषण करके सोचिए कि कारें कैसी दिखती होंगी। रिक में टीम यही कर रही है। ये लोग प्रोटॉन को आपस में टकराकर उसे बनाने वाले ब्लॉक ढूंढ रहे हैं। आप यहाँ जो भी टक्कर देख रहे हैं वो अलग अलग तरह की हैं। इनमें से कुछ टक्करों से ज्यादा ट्रैक बाहर आ रहे हैं। मुड़ी हुई लाइनें उन कणों को दिखाती है जो टक्करों से निकल रहे हैं। आप देख सकते हैं कि हर टक्कर से अलग अलग संख्या में कण निकलते हैं और ये बात इस बात पर निर्भर है कि टक्कर कितने जोर से हुई। माइक और उनकी टीम जो देख रही है वो दरअसल बेहद बुनियादी कणों की एक बौछार जैसा है। ये हैं क्वार्क्स। क्वार्क असल में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अंदर मौजूद होते हैं, लेकिन ये क्वार्क को आजाद होने जितनी ऊर्जा दे देते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से आजाद होने के बाद ये क्वार्क एक दूसरे के साथ ज्यादा इंटरेक्ट नहीं करेंगे, सिर्फ हमारे डिटेक्टर में चले जाएंगे। लेकिन हमने एक ऐसा संपूर्ण तरल पाया जो पहले पृथ्वी पर ना कभी खोजा और ना नापा गया था। और एक खास बात यह है कि ये पानी से भी ज्यादा आसानी से बहता है और ये कमाल की बात थी। और रिक हमें दिखाता है कि बुनियादी कणों का यह परफेक्ट तरल बिग बैंग के बाद 1 सेकंड के 10 लाखवें हिस्से में उत्पन्न होता है, लेकिन ये ज्यादा समय तक चलता नहीं है। ब्रह्मांड फैलने के दौरान ठंडा होता है और स्ट्रॉन्ग फोर्स कहलाने वाली एक चीज अपनी मौजूदगी का एहसास कराती है। स्ट्रॉन्ग फोर्स की सबसे महत्वपूर्ण पहचान है आज नजर आने वाले प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अंदर क्वार्क का सिमटे होना। जब ब्रह्मांड का तापमान गिरकर 2 खरब डिग्री हो गया तो स्ट्रॉन्ग फोर्स ने क्वार्क को 3 के समूह में जोड़ दिया, जिससे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एटम का निर्माण करने वाली चीजें बन गई। और तब ब्रह्मांड ने मौजूदा आकार लेना शुरू किया। लेकिन जब मैटर पूरे ब्रह्मांड में अपने वजूद में आ रहा था, तब भी किसी चीज की कमी थी। लेकिन न जाने क्यों इस मैटर का मास नहीं था। लेकिन आज के ब्रह्मांड में मौजूद मैटर का मास है। पृथ्वी पर हम इसे वजन के रूप में महसूस करते हैं। अंतरिक्ष में चीजें भारहीन लग सकती हैं, लेकिन फिर भी उनका मास होता है। अगर इस अंतरिक्ष यात्री का कोई मास नहीं होगा तो ये मुश्किल में पड़ जाएगा। अगर किसी चीज का कोई मास ही नहीं होगा तो आप इसकी रफ्तार को धीमी नहीं कर पाएंगे। बिना मास वाली कोई चीज प्रकाश की गति से चलेगी और इसे रोकने का कोई जरिया नहीं होगा। तो अगर कोई ब्रह्मांड मैटर से भरा होगा लेकिन इस मैटर का कोई मास नहीं होगा तो फिर ये ऐसा लगेगा जैसे रोशनी का कोई बड़ा सा गेंद हो। सबसे शुरुआती ब्रह्मांड का कोई मास नहीं था। शुरुआती कण उसमें प्रकाश की गति से उड़ते रहते थे। लेकिन आज हमारा ब्रह्मांड ऐसे ग्रहों और सितारों से भरा है जिनका मास है। तो आखिर ये मास आया कहां से? जाहिर है कि कोई ना कोई फील्ड ऐसा है जो पूरे ब्रह्मांड में दाखिल होता रहता है और अलग अलग बुनियादी कण इसके साथ अलग अलग तरीकों से इंटरैक्ट करते हैं और फील्ड के साथ कणों का ये इंटरैक्शन ही कण को इसका वो गुण देते हैं जिसे हम मास कहते हैं। वैज्ञानिकों ने इसे पीटर हिग्स के नाम पर हिग्स फील्ड का नाम दिया। 1970 के दशक में इसके बारे में अपने विचार रखने वाले पहले वैज्ञानिकों में से वो एक थे। हिग्स फील्ड अदृश्य होता है, ये पूरे अंतरिक्ष में फैला होता है और इसके साथ एक बुनियादी कण होता है जिसे हिग्स बोसॉन कहते हैं। और जब सामान्य मैटर के कण फील्ड से होकर गुजरते हैं तो ये उनके साथ प्रतिक्रिया करता है। कोई चीज हिग्स फील्ड के साथ जितना ज्यादा इंटरैक्ट करती है उसका मास उतना ही बढ़ता जाता है। हिग्स फील्ड और हिग्स बोसॉन के बिना मास होगा ही नहीं। फील्ड एक शानदार आइडिया है, लेकिन क्या वाकई इसका वजूद है? इसे एक ही जगह खोजा जा सकता है, आज तक बनी सबसे बड़ी और सबसे उन्नत मशीन में। ये है सर्न में मौजूद लार्ज हेड्रन कोलाइडर, जो इन कैंडेला को उम्मीद है कि वो हिग्स बोसॉन को टकराकर ये साबित कर देंगे कि हिग्स फील्ड वाकई मौजूद है। तो जब अगला दरवाजा खुले तो मैं चाहूंगा कि कैमरामैन समेत सभी लोग आगे बढ़े। सब लोग मेरे साथ आ जाएं। आ जाइए।
हम जमीन में 90 मीटर यानी करीब 300 फुट की गहराई पर हैं, यानी 25 मंजिल नीचे। सिर्फ केबलों के लेआउट को डिजाइन करने के लिए ही कई साल का समय लग गया। यहाँ इतनी लंबी तारें हैं कि मॉस्को तक पहुंच जाए। अब हम डिटेक्टर की तरफ जा रहे हैं। लीजिए, हम पहुंच गए। ये आपको जेम्स बॉन्ड की किसी फिल्म जैसा लगेगा, लेकिन ये असली है। LHC प्रोटॉन की 2 बीम्स को करीब 27 किलोमीटर लंबी कंक्रीट की सुरंग में फायर करता है और ये बीम करीब 27 किलोमीटर लंबी कंक्रीट की सुरंग में फायर करता है और ये बीम विज्ञान द्वारा आज तक पैदा की गई सबसे ऊंची ऊर्जा पर आपस में टकराती है। ये ऐसा ही है जैसे बुनने की सलाई को अटलांटिक के दोनों छोरों से शूट करें और वो एक दूसरे से ठीक बीच में टकराए। इस टक्कर से प्रोटॉन बिखर कर नए कणों को जन्म देते हैं और शायद इन्हीं में हिग्स बोसॉन भी शामिल हो, जो कि 3800 वैज्ञानिकों की एक टीम ने हिग्स के पीछे मिलने वाले संभावित कणों की खोज में 5 साल बिताए हैं। 14 मार्च सन 2013 को LHC ने अपना काम बखूबी किया। माहौल उत्तेजना से भरा था। 20 साल की उम्र के फिजिसिस्ट रात भर हॉल में सोए थे ताकि लेक्चर हॉल में एक बढ़िया सी सीट मिले। और 1970 के दशक में जिन फिजिसिस्ट ने इस आइडिया की खोज की थी और वो अब 80 साल के हो गए थे, उन्हें पूरी दुनिया से यहाँ लाया गया था। इसे गुप्त रखना बहुत जरूरी था और ये एक ऐसा सेमिनार था जिसे आप अपनी जिंदगी में मिस नहीं करना चाहेंगे। शायद बात बन गई है। हिग्स बोसॉन की खोज बिग बैंग को समझने की हमारी कोशिश के आखिरी पड़ावों में से एक है। ये एक बड़ा जज्बाती पल था और लोगों की आंखें भर आई। पीटर हिग्स और दुनिया भर के वैज्ञानिकों की कोशिशों के कारण हम पहले सेकंड के महत्वपूर्ण पल को समझ पाए। अब हमारे पास किसी ब्रह्मांड को बनाने के लिए जरूरी तमाम चीजें हैं। अब से 1000 साल बाद जब किताबें लिखी जाएंगी तो भी लेखकों को वो पल याद होगा जब हमें हिग्स बोसॉन मिला था। हमारे आसपास मैटर भी था, इंसान भी थे, आसमान में तमाम सितारे और ग्रह भी थे। नहीं था तो सिर्फ हिग्स बोसॉन, लेकिन अब ये भी हमें मिल गया है। हिग्स मैकेनिज्म, हिग्स फील्ड के बिना मास का निर्माण हो भी जाए तो उसमें एटम नहीं होते। एटम के बिना संरचना नहीं होती, हम नहीं होते। इसीलिए इस कण को एक दूसरा नाम मिला है। इसे कहा जाता है गॉड पार्टिकल। इसके बिना हम मौजूद नहीं होते। हिग्स फील्ड और हिग्स बोसॉन के बिना ना तो तारे होते, न ग्रह और न ही लोग। लेकिन ये नई खोजें सिर्फ हमारे कदमों को जमीन पर रखने के लिए नहीं, उससे आगे की स्थितियों के लिए भी जिम्मेदार हो सकती है। ब्रह्मांड के पहले सेकंड के दौरान जब हिग्स फील्ड वजूद में आया तो कुछ वैज्ञानिकों को लगा कि शायद इसने सुपर फोर्स के विघटन की शुरुआत कर दी हो। हिग्स बोसॉन के बिना हमारा अस्तित्व नहीं हो सकता और हमें लगता है कि हिग्स बोसॉन की एक पूरी श्रृंखला सुपर फोर्स की समानता को तोड़ने के लिए जिम्मेदार थी, ताकि हमारी 4 शक्तियां उत्पन्न हो सकें। इसीलिए जब हमने हिग्स बोसॉन को पाया तो फिजिक्स की सभी लैब्स में शैंपेन की बोतलें खोली गईं और हम सबने एक शानदार पार्टी की। इसके बाद 2 अंतिम बल बंट गए। कमजोर न्यूक्लियर फोर्स के बिना सितारे चमकेंगे नहीं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स वो ताकत है जो हमारे लगभग हर कामकाज को नियंत्रित करती है, यहाँ तक कि हमारे अपने शरीर की केमिस्ट्री को भी। अब कमजोर न्यूक्लियर फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ताकतवर न्यूक्लियर फोर्स और ग्रेविटी के साथ मिलकर हमारे इस ब्रह्मांड को आकार दे रहे हैं। इन 4 बलों के जरिए हमारे पास अब एक ऐसा ब्रह्मांड है जो हमारे घर की रचना कर सकता है। हमारे ब्रह्मांड को नियंत्रित करने वाले फिजिक्स के नियम इन बुनियादी बलों के केंद्र में हैं और ये बल ब्रह्मांड के विकास को संचालित करते हैं। जब तक हम इन 4 बलों से हाथ मिलाने का कोई रास्ता नहीं ढूंढ लेते, ये तस्वीर पूरी नहीं बनेगी। और LHC ही एकमात्र ऐसा प्रयोग नहीं है जो इस काम को करने के संबंध में सुराग दे।
साउथ पोल पर लगे बाइसेप 2 टेलीस्कोप को ऐसे तापमान मिले जो LHC से भी 1 करोड़ अरब गुना ज्यादा थे और हर चीज को आपस में एकजुट करने लायक गर्म थे। बाइसेप प्रयोग ने हमें इन्फ्लेशन के एनर्जी स्केल का एक माप दे दिया है और ये एनर्जी स्केल वाकई बहुत ऊंचा है। ये इतना ऊंचा है कि हम ये सोचने लगते हैं कि इन्फ्लेशन प्रकृति के तमाम बलों को एकजुट कर देगा। ये एक ऐसा एनर्जी स्केल है जिसके बारे में हम ये सोचते हैं कि अगर फिजिक्स, ग्रेविटी, स्ट्रॉन्ग फोर्स और वीक फोर्स के बुनियादी बल एक साथ जुड़ जाएं तो एक बड़ा बल बन जाए। आज फिजिक्स के लिए नया सुनहरा दौर है। LHC में हिग्स की खोज और बाइसेप 2 में ग्रेविटेशनल वेव को ढूंढे जाने से वैज्ञानिकों को बुनियादी बलों को एकजुट करने और कॉस्मोलॉजी को गहराई से समझने में मदद मिल सकती है। सब कुछ इसी थ्योरी पर निर्भर है। इन ग्रेविटी तरंगों का पता लग जाने से इन्फ्लेशनरी थ्योरी के इतने अच्छे ढंग से काम करने से मुझे ये उम्मीद बन रही है कि एक ऐसी बुनियादी थ्योरी को ढूंढना मुमकिन हो सकता है जो प्रकृति के तमाम बलों को एकजुट कर दे, जो ये बताए कि बिग बैंग के शुरुआती पलों में क्या कुछ हुआ होगा और वो भी हमारे अपने जीवन का। हम अब ब्रह्मांड के पहले सेकंड के अंत के करीब पहुंच रहे हैं। कॉस्मोस इस वक्त रेडिएशन और मैटर की धूम है और यहाँ प्रकृति के 4 बुनियादी बलों का जन्म हो चुका है। लेकिन इससे पहले कि पहले सितारे को चमकने का मौका मिलता, एक रहस्यमय मैटर से इसके वजूद के लिए खतरा पैदा हो गया। ब्रह्मांड के इतिहास का पहला सेकंड, सबसे महत्वपूर्ण सेकंड लगभग खत्म हो चुका है। अब ब्रह्मांड का विस्तार 20 प्रकाश वर्ष जितना है और ये प्रकाश और मैटर की एक बड़ी सी गर्म गेंद है। लेकिन कॉस्मोस को हिलाकर रख देने वाला एक महायुद्ध शुरू हो चुका है। एटम का निर्माण करने वाले बुनियादी कण पूरे शुरुआती ब्रह्मांड को भर चुके हैं, लेकिन इन्हें एक युद्ध का सामना करना होगा। इस युद्ध का परिणाम ही हमारे भविष्य को तय करेगा। कारण ये कि मैटर का एक अनर्थकारी जुड़वा भी होता है, ये है एंटी मैटर, और ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। ये कई मायनों में एक दूसरे के विरोधी हैं और इसका मतलब ये है कि अगर आप मैटर का एक ढेर लें और उतना ही एंटी मैटर लें और उन्हें आपस में टकरा दें तो इनसे एनर्जी पैदा हो जाएगी और आइंस्टाइन की इक्वेशन E=mc² के मुताबिक ये ऊर्जा काफी ज्यादा होती है। मैटर और एंटी मैटर एक साथ रह ही नहीं सकते। संपर्क होने पर ये एक दूसरे को खत्म कर देते हैं। ये कॉस्मिक हिंसा जारी रहती है क्योंकि आज नजर आने वाले मैटर से अरबों गुना ज्यादा मैटर और एंटी मैटर आपस में टकराने पर खत्म होते रहते हैं। ब्रह्मांड का भविष्य अधर में लटका है। आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि ब्रह्मांड को यहाँ होना ही नहीं चाहिए। यहाँ होना चाहिए था आधा मैटर और आधा एंटी मैटर, और तब हमारा खात्मा हो जाता। हमें समझ नहीं आता कि हम क्यों मौजूद हैं। इस महायुद्ध के अंत में मैटर की जीत हुई, लेकिन बहुत मामूली अंतर से। ऐसा क्यों हुआ? सवाल ये है कि आज हम ब्रह्मांड को जिस रूप में देखते हैं उसमें इतने सारे पार्टिकल और एंटी पार्टिकल क्यों हैं? हम आसमान में जो गैलेक्सी और तारे देखते हैं वो सब मैटर से बने हैं, एंटी मैटर से नहीं बने हैं। न जाने कैसे शुरू से ही मैटर और एंटी मैटर के बीच का संतुलन हल्का सा असंतुलित था। एनर्जी के जरिए बनने वाले मैटर और एंटी मैटर के हर एक अरब कणों में मैटर का एक अतिरिक्त कण होता है और एक अरब में केवल एक कण का ये छोटा सा असंतुलन उन सब गैलेक्सीज और सितारों के निर्माण के लिए काफी है जो आज हमें ब्रह्मांड में नजर आते हैं। लेकिन क्या हालात इससे अलग भी हो सकते थे? अगर एंटी मैटर इस युद्ध में जीत जाता तो क्या होता? अगर मैटर के बजाय एंटी मैटर जीत जाता तो भी शायद ब्रह्मांड ऐसा ही दिखता। तब हम शायद एंटी मैटर से बनते और तब हम उसे मैटर कहते। एंटी लवर्स कारों में बैठे होते, एंटी कार एंटी मून को देख रही होती, तब भी एंटी लव होता और सब कुछ आज जैसा ही लगता। लेकिन मैटर एंटी मैटर से ज्यादा क्यों रहा? आखिर ब्रह्मांड
असंतुलन से क्यों बना? लार्ज हेड्रन कोलाइडर में मौजूद प्रोफेसर टेरा शेयर्स इस बारे में जानना चाहती है। हम ये जानने में दिलचस्पी रखते हैं कि मैटर और एंटी मैटर की मात्राएं कितनी अलग हैं और इन दोनों में कितना फर्क है। क्या वो इस सिलसिले में हमारी समझ से मेल खाती हैं? क्योंकि हम लोग इस बात को नहीं समझते। LHC के नतीजों से पता चलता है कि एंटी मैटर और मैटर के बीच का फर्क हमारी उम्मीद से कहीं कम है। ऐसा क्यों है, ये बताने के लिए वैज्ञानिकों को ये जानना होगा कि कौन सी बात तराजू के पलड़े को मैटर के पक्ष में झुका रही है। मुझे उम्मीद है कि भविष्य में किसी न किसी तरह हम यहाँ इस सिलसिले में एक माप बना लेंगे जिससे हमें कोई रास्ता नजर आए। हम ये देख पाएं कि ब्रह्मांड में और क्या कुछ मौजूद है जिसके जरिए हम इसे समझ पाएंगे। हम अब भी कॉस्मोस के उस पहले सेकंड को पूरी तरह नहीं समझते हैं, लेकिन हम इस बारे में जो बहुत कुछ जान गए हैं वो हमारे वैज्ञानिकों के पक्के इरादों और प्रतिभा के बारे में बहुत कुछ बताता है। एक सभ्यता के तौर पर हम ब्रह्मांड में अपनी स्थिति के बारे में अपनी समझ का विस्तार कर रहे हैं और ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हम जो कुछ करते हैं उससे हमें बड़ा लगाव है। पहला सेकंड खत्म हो चुका है। ब्रह्मांड में आज हम जो कुछ देखते हैं उसके निर्माण करने वाले तत्व पहले ही पनप चुके हैं। पहले सेकंड से हम जो कुछ समझते हैं उससे हमें उसके बाद वाले समय में होने वाली घटनाओं के बारे में काफी कुछ पता चलता है। ब्रह्मांड के पहले सेकंड में कमाल की संभावना थी। ये एक ऐसा ब्रह्मांड था जिसमें एकदम बुनियादी बल और मैटर के शुरुआती घटक मौजूद थे। इनसे क्या मिलने वाला था? इनसे एक पूरा ब्रह्मांड मिलने वाला था। इनसे शेक्सपियर की कृतियां और 50 सेंट का संगीत मिलने वाला था। हम